नमस्कार, इंडिया डेली पर 3 का सवाल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु। नमस्कार, 3 का सवाल लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। नमस्कार, 3 का सवाल लेकर मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान और अपने इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बांग्लादेश में चुनाव जीतने की घिनौनी चाल चली जा रही है। फरवरी में होने वाले आम चुनाव से पहले अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़काने की एक सुनियोजित साजिश रची गई है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव लड़ रहे कई नेता हिंदू विरोधी बयानबाजी को चुनावी मुद्दा बनाकर वोटों का ध्रुवीकरण करने की योजना पर काम कर रहे हैं। और वहीं बांग्लादेश में लगातार हो रही हिंदुओं की हत्या कोई अचानक उपजी नफरत नहीं है, बल्कि यूनुस सरकार के खतरनाक खेल की तरह ही है। खुफिया सोर्सेस के अगर माने, उनका कहना है कि एक चुनावी स्कीम है जहां हिंदुओं को मारना जीत की गारंटी बन रहा है। ज्यादातर नेता यही जहर जो है फैला रहे हैं। बांग्लादेश चुनाव का एजेंडा सेट है कि हिंदुओं का कत्ल करो और फिर चुनाव जीतो। सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते कुछ नेताओं की एक बैठक हुई जिसमें हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़काने की रणनीति तैयार की गई और इस साजिश को अंजाम देने के लिए कट्टरपंथी तत्वों को भी शामिल किया गया। देश में अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति बेहद चिंताजनक है और चुनाव नजदीक आते ही हिंसा के और बढ़ने की आशंका है। तो देखिए, ये 3 का सवाल का मुद्दा जो कि बेहद गंभीर है और आज के बड़े सवाल आपके सामने रख देते हैं। पहला बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि हिंदुओं के कत्ल पर क्या ये चुनाव लड़ा जा रहा है, इसकी संजीदगी को समझेंगे। साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश में इंसानियत हारी है और राजनीति जीती है क्या। और वहीं 3 का सवाल में तीसरा सवाल है वोट एजेंडा चुनावी बिसात पर क्या हिंदू मोहरा। बांग्लादेश में चुनावी एजेंडा पूरी तरह से सेट जो नजर आ रहा है। सोर्सेस की माने, सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये है कि यूनुस राज में खतरनाक खेल का खुलासा जो है वो हुआ है। बांग्लादेश में लगातार जो है वो एक के बाद हिंदुओं की हत्या जो की जा रही है वो एक एजेंडा है ताकि उसका बेनिफिट चुनाव में मिलता रहे। हिंदू का कत्ल करो और चुनाव जीतो, ये पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है। चुनाव से पहले हिंदू विरोधी जो साजिश है हिंसा की वो देखने को मिल रही है। गीत बिल्कुल, और फर्जी खबरें फैलाकर हिंदुओं को निशाना कट्टरपंथी हिंदुओं को बना रहे हैं। देखिए, जिस तरह से कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं और सीधे तौर पर यहाँ पर सिर्फ यही साबित करना है कि अगर आप हिंदुओं को मारेंगे तो आप जीत सुनिश्चित करेंगे और इसलिए इन हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है, उनके घरों को फूंक डाला जा रहा है। तो एक के बाद एक लगातार हत्याएं कई सवाल पैदा कर रहे हैं कि आखिर हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है और कब तक हिंदुओं को मौत के घाट उतारा जाएगा। कभी जिंदा जला दिया जाता है, कभी फांसी पर लटका दिया जाता है, कभी चोरी के झूठे आरोप में इतना पीटा जाता है कि शख्स की मौत हो जाती है। करीब 5 से ज्यादा करीब, और ये संख्या अब जो है वो बढ़ती जा रही है। कई हिंदुओं की मौत जो है वो अब तक हो चुकी है, जिंदा जलाया गया है, वो जो आपने वीडियो वायरल देखा ही होगा। और उसके बाद से सवाल उठ रहा है कि क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक है और उनको मारकर चुनाव में बेनिफिट लिया जाए, एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। ऋतु बिल्कुल आशीष, और जिस तरीके से मुद्दा है, इस मुद्दे की संजीदगी, इसकी गंभीरता इस तरीके से समझी जा सकती है कि इसकी आवाज जो है वो अब भारत में भी उठने लगी है। और क्या ये मकसद, ये मंसूबे अब लोगों के सामने क्लियर हो रहे हैं, इस पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ कनेक्ट होंगे, रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है। उनसे पहला सवाल मेरा रहेगा, त्यागी सर, ये हम देखते हैं कि ये खतरनाक दांव, ये चालबाजी यूनुस की जो हम देखते हैं वो नारों तक अब सीमित नहीं रही है। इसमें अगर कहा जाए ग्राउंड रियलिटी में अब जमात के जो जिहादी हैं वो एक तरह से एंटी हिंदू नैरेटिव के इतर अब सीधे तौर पर ये बात रख रहे हैं सामने कि हिंदुओं का कत्लेआम हो, हिंदुओं का कत्लेआम इसलिए हो कि चुनाव जीता जाए, इसमें एज मिले, इसमें पॉलिटिकल माइलेज मिले। एम आई करेक्ट? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब ये हिंदुओं के उत्पीड़न का सवाल नहीं है, अब ये उनके लिए एक पॉलिटिकल टूल बन गया है चुनाव जीतने का। जो हिंदुओं का जितना विरोध करेगा उसकी मान्यता बांग्लादेश में उतनी बढ़ेगी। और इसके लिए जो उन्होंने कारण दिए हैं, पहला कारण तो उन्होंने ये दिया कि जो हिंदू हैं ये भारत को ज्यादा प्यार करते हैं
बजाय अपने देश बांग्लादेश को। यानी कि वो कहते हैं कि ये हिंदू हमारी तरह नहीं है, हम बांग्लादेश के सही नागरिक है, ये तो भारत की तरफ ज्यादा अलाइंड है। एक तो उन्होंने ये बात कही है। दूसरा वो कहते हैं कि ये शेख हसीना जो भारत के पास भारत ने जिसको शरण दे रखी है उसको भारत वापस नहीं कर रहा और ये भारत के समर्थक पर फिर तो डिप्लोमेसी पर भी सवाल उठेगा ना त्यागी सर। एक तरफ कहा जाता है शेख हसीना को यहाँ पर रहने दिया गया, विरोधी आलोचक कहते हैं कि यही सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत है, सबसे बड़ी गलती यही है। और बंगाल में भी इस वक्त अवैध घुसपैठ का जो मुद्दा उठ रहा है वो इसी परिप्रेक्ष्य से उठ रहा है। अब हिंदुओं की रक्षा बांग्लादेश में कैसे करें? नहीं, अभी तो पहले आप थोड़ा सा यहाँ समझिए कि ये जो अब हो रहा है इसके लिए ग्राउंड बनाया गया। जो ग्राउंड बनाया गया वो तो पहले दिन से ही बनाया गया जो अपरोक्ष था, मगर जो परोक्ष ग्राउंड था वो ये कि वहाँ एक मुस्लिम कंज्यूमर ग्रुप है। उस मुस्लिम कंज्यूमर ग्रुप ने बाकायदा रैली निकालकर ये कहा कि कोई भी होटल हो उसके ऊपर बीफ परोसना, मांस परोसना आवश्यक होगा। जो वेज आउटलेट थे उनके ऊपर हमले किए गए, एक काम। दूसरा, उन्होंने प्रेशराइज किया कि जो हिंदू सरकारी नौकरी के अंदर हैं, चाहे पुलिस में हो या दूसरी जगह हो, उनसे कहा गया कि तुम इस्तीफा दे दो। और एक अनरिटन, इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, मगर एक ये अनरिटन बात कही गई कि पुलिस के अंदर हिंदुओं को भर्ती नहीं किया जाएगा। लेकिन त्यागी सर, ये आखिर किसके सपोर्ट पे ऐसा हो रहा है? अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात करते हैं तो वहां तो फिर इन हिंदुओं की कोई सुनवाई भी नहीं है। अगर हम इंटरनेशनल मीडिया की बात करते हैं वहां पर भी किसी तरह की खबरें ऐसी नहीं आ रही है जिससे ये पता चले कि बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उनके साथ कितना उत्पीड़न हो रहा है। कौन सपोर्ट करेगा फिर? देखिए, 2005 में यूनाइटेड नेशंस में एक एक्ट पास हुआ था, वो ये था रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्शन। यानी कि अगर किसी देश को ऐसा लगता है कि उसके लोगों का उत्पीड़न किसी दूसरे देश में हो रहा है तो उस देश की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को बचाए। उसमें ये भी लिखा है कि न केवल उस देश की जिनके लोगों का उत्पीड़न हो रहा है बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी है कि वो इसमें सपोर्ट करे। अब अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्ट नहीं कर रही है तो कम से कम हमारी जिम्मेदारी है, और हमारी जिम्मेदारी जो है उसको हमें आगे दिखाने के लिए कई एक्शन लेने चाहिए। हो सकता है कि कुछ अप्रोच एक्शन लिए भी जा रहे हो, और मैं फौजी सिपाही हूँ इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि प्रोएक्टिव एक्शन लिए जाने चाहिए। और एक्शंस की शुरुआत शब्दों से होती है। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए, संजीव जी का रुख कर लेते। तो संजीव जी, इस पूरे मामले को अगर देखा जाए जहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें जलाया जा रहा है, उन्हें मार दिया जा रहा है, कैसे देखें और कौन होगा उनकी आवाज बनने के लिए? जी, आपको, आप सभी को और दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये जो पूरी बांग्लादेश की वर्तमान समय के आंतरिक हालात हैं वो उसमें एक गहरी साजिश स्पष्ट रूप से दिखती है। और ये जैसे कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जो कट्टरपंथियों के द्वारा जो बांग्लादेश में जो डीप स्टेट एलिमेंट्स पाकिस्तान के एजेंसीज के द्वारा जो वहाँ पर साजिशों का दौर है वो लगातार जारी है। और ये जो साजिशें वर्तमान समय में इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए की जा रही हैं, और विशेष रूप से जो हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर किया जा रहा है, एंटी इंडिया रेटोरिक जो वहाँ पर कट्टरपंथी वहाँ पर लगातार इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं, उसका लक्ष्य ये जो आगे आने वाले जो चुनाव है 12 फरवरी के, उसको अधिक से अधिक प्रभावित करने पर सर ऐसा क्यों होता है कि वो जो हिंदू विरोधी स्कीम है जो बांग्लादेश में पुरजोर तौर पर स्पॉन्सर की जा रही है, प्रमोट की जा रही है, अगर उसके खिलाफ कोई आता है तो सबसे ज्यादा तिलमिला जाते हैं यूनुस। अब यूनुस चाहते हैं कि वहां पर जमात के जिहादी आगे बढ़ते चले जाएं, उनको फुल फ्लेज्ड पूरे देश में प्रमोट किया जाए। अब इन्हें रोकेगा कौन इन जमात के जिहादियों को? अब देखिए, ऐसी जहां तक यूनुस की बात है तो ये चंद दिनों के मेहमान हैं, बस इनकी अब विदाई होने वाली है। लेकिन ऐसी हम आशा करते हैं, ऐसी अपेक्षा करते हैं
कि जो बांग्लादेश की अगली जो सरकार चुनी जाएगी, और ये भी अपेक्षा है, मैं इसमें स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और जो जिम्मेदार राष्ट्र हैं वो यही चाहेंगे कि वहां पर कोई ऐसी पार्टी जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकतांत्रिक लेकिन ये प्रक्रियाओं संभव कैसे में हो विश्वास पाएगा संजीव जी, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती रहेगा। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, सुधीर सिंह जी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार है। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि आखिर हिंदुओं का कत्ल जिस तरह से बांग्लादेश में हो रहा है, मुद्दा यही है कि हिंदुओं को मारो और चुनाव जीतो। देखिए, बांग्लादेश में खेल बहुत ही साफ है। हिंदुओं को कोई अभी नहीं मारा जा रहा है, लगातार मारा जा रहा है। एवं शेख हसीना वाजिद जो यहाँ बैठी हैं वो भी प्रधानमंत्री थी, तब भी मारा जा रहा था। क्वांटम में अंतर है। हिंदू जो है वो एकदम पिंग पोंग का बैग है, हर कोई उसमें हिट करता है और अपना पॉलिटिकल रोटी सेकता है। ये बांग्लादेश की हकीकत बन गई है। आज पाकिस्तान एक्टिव है, कल तो पाकिस्तान। सुधीर जी क्या करें, आंखें मूंद ले? हिंदुओं के कत्लेआम पर कोई पूछे ना, यूनुस से ना पूछे, उन जमात के जिहादियों से ना पूछे। देखिए, आप सबको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद कि आप इन मुद्दों को पूरा उठाते हैं, लेकिन सवाल है कि हम घड़ियाली आंसू यहाँ पर होना क्या चाहिए फिर? आपके परिप्रेक्ष्य में क्या होना चाहिए? कैसे बिल्कुल भारत को, मेरा ये रुख है कि भारत को बांग्लादेश को तोड़ के एक नया प्रांत बनाना चाहिए और वहाँ हिंदुओं को स्थापित करना चाहिए। नहीं तो ज्यादा नहीं, 10 साल आगे कोई भी हिंदू बांग्लादेश में बचेगा ही नहीं, संभव हो पाएगा? भारत कैसे करेगा, आप बताएंगे जरा? क्या कुछ रणनीति रहनी चाहिए भारत की? आपने अभी इजराइल में देखा है कि किस तरह से फिलिस्तीन में इजराइल ने किया। किसी की जरूरत पड़ी, कोई कानून उसको रोक पाया? यूएन रोक पाया? दुनिया की 56 मुस्लिम देश मिलकर रोक पाए? क्या करे? दरवाजे खोल दे, बॉर्डर्स खोल दे, हिंदुओं को अंदर ले ले और फिर यहाँ से जो अवैध लोग आए हैं, इमिग्रेंट्स, उनको निकाल देते हैं। बताइए आप ये अगर यहाँ पर परिप्रेक्ष्य रख रहे हैं तो आप इस बात को क्लियर कर दीजिए और सरकार से अपील करिए फिर इस बात की। आप मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं और समझ भी नहीं रहे हैं। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ। हाँ। हिंदुओं को यहाँ बसाना कोई निदान नहीं है। बांग्लादेश के अंदर तोड़ के एक हिंदू प्रांत बनाया जाए और वहीं हिंदुओं को बसाया जाए। हिंदू यहाँ क्यों आएंगे? उनकी जमीन है, उनकी जायदाद है, वहाँ उनका भूमि है, वहाँ वो पैदा हुए हैं, यहाँ क्यों आएंगे? वहीं एक प्रांत बनाया जाए और ये भारत सरकार को करना चाहिए। ये जो भारत सरकार घड़ियाली आंसू बहाती है और ये डिप्लोमेसी वगैरह, ये सब फालतू की बातें, कुछ नहीं होना है। ऐसे हिंदुओं का कत्लेआम होते रहेगा, हम चर्चा करते रहेंगे, होना कुछ नहीं। ठीक है संजीव जी, क्या भारत विरोधी नैरेटिव चुनावी हथियार बन गया है? यकीनन ऐसा है, और भारत विरोधी नैरेटिव को चुनावी हथियार के तौर पर जो बांग्लादेश के जो रेडिकल इस्लामिस्ट, अतिवादी, आतंक परस्त जो ताकतें हैं वो उसको ऐसा करती है। और वो हिंदू कम्युनिटी के ऊपर भी अगर हमले अभी बढ़ रहे हैं, हालांकि ये हमले लगातार जारी रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार इन कट्टरपंथियों को शह देने का ही कार्य करती रही है। अगर मोहम्मद यूनुस की सरकार ठीक तरीके से अपना काम करती तो जाहिर है कि इस तरीके की बातें नहीं हो पाती। देखिए, बांग्लादेश में हमारा जुरिडिक्शन तो है नहीं। बांग्लादेश में यदि हमारा जुरिडिक्शन होता तो ये एक घटना नहीं हो पाती, और जो घटना होती है उसको कितनी कड़ी सजा दी जाती है, हम इसको देख करके दिखा देते। लेकिन वो एक दूसरा राष्ट्र। संजीव सर, इस पूरी स्टोरी को, अगर बांग्लादेश की स्टोरी को हम एक शब्दों में, अगर एक लाइन में मैं पिरोऊं तो ये होता है नारे नफरत और उसके साथ साथ सियासत। इन तीनों का कॉकटेल बन रहा है। सुनील जी ने ज्वाइन कर लिया है, वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे मैं जानना चाहूंगी। सुनील सर, हम ये बात करते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है? क्या वो अलग है? जो अंदर खाने बात हम कर रहे हैं, जो चर्चाएं कर रहे हैं, क्या वो अलग है? बांग्लादेश की स्थिति जो है, अगर वहां पर नारों के साथ साथ चुनावी सरगर्मियों के साथ साथ नफरत भी हिंदुओं के खिलाफ हो रही है, तो क्या ये एजेंडे में, प्रोपेगेंडे में यहाँ पर तब्दील होने में कारगर साबित होगी? यूनुस के लिए ये बैकफुट पे नहीं आ जाएगी चीज? देखो ऋतु, राजनीतिक मुद्दे राजनीतिक दलों को वही भाते हैं जो फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। अब बांग्लादेश में चुनाव है तो कौन से राजनीतिक मुद्दों को हवा देने से किस राजनीतिक दल को फायदा मिलेगा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। राइट। यदि बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करके, हिंदुओं को परेशान करके यदि कोई राजनीतिक दल सत्ता में आ सकता है तो निश्चित तौर से उसके लिए अहम मुद्दा है। इसमें कोई झुठलाने की बातें नहीं है, ये बिल्कुल धरातल की बात मैं कह रहा हूं। आलोचक और विपक्ष तो कुछ और ही कह रहा है ना सुनील सर। आलोचक कह रहे हैं कि ये सीधे सीधे जो मंशा इसके पीछे है, बंगाल चुनाव को ध्यान में रख के लाया जा रहा है।
ये मुद्दा आज का थोड़ी है, हिंदुओं का कत्लेआम अभी थोड़ी हो रहा है, नंबर अभी बढ़ गए होंगे भले ही, पर चीजें तो पहले से चलती आ रही है। अभी से पब्लिक लाइट में अगर पब्लिक डोमेन में अभी लाया जा रहा है तो ये भी एक नीतिगत तौर पर लाया जा रहा है, ये बड़ा आरोप। नहीं, देखो यदि हम पश्चिम बंगाल की बात भी इसमें जोड़ देंगे तो लगभग 4 दशक में वहां 50,000 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। जनता की छोड़िए आप, राजनीतिक जी, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं यहाँ पर। हमारे साथ सुधीर जी भी जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जैसे कि आप कह रहे हैं यहाँ पर कि जो भारत है वो घड़ियाली आंसू बहा रहा है, तो ऐसे में समझना ये भी ज़रूरी है कि जिस तरह से बांग्लादेश को जब अनाज की ज़रूरत पड़ी थी, चावल की ज़रूरत पड़ी थी, उस वक्त भारत ने ही उनको मदद की थी और उस वक्त तक शेख हसीना भारत में आ चुकी थी। तो किस रणनीति पर जो भारत की कूटनीति है वो आगे चल रही है, बांग्लादेश के साथ कैसे रिलेशन हो सकते हैं भारत के, और अभी जो हालात बने हुए उसके बाद आपको लग रहा है कि अच्छी दिशा में जा पाएंगे? देखिए, वो कूटनीति और मदद करना अपनी चीज है। मैं बहुत ही कोरा तथ्य आपके सामने रख रहा हूं कि 1971 में बांग्लादेश बना, 21% हिंदू थे, आज 8% हैं। तो 1971 से ही बांग्लादेश में हिंदुओं का सिस्टमिक जो है जेनोसाइड चलता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। आखिर 12-13% हिंदू क्या बंगाल की खाड़ी में डूब गए? कहाँ गए? कुछ भारत आ गए, कुछ कन्वर्ट हो गए, कुछ मारे गए। आप अगर यही कूटनीति रखेंगे जो चलता रहा है इतने वर्षों तक, 50 वर्ष 55 वर्ष से, तो अगले 10 साल में शून्य पर, जैसे पाकिस्तान में शून्य पर हिंदू आ गया है, इम्पोर्टेंट पॉइंट आप डाल रहे हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आप यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। और एक और खास मेहमान मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, शोएब जी। शोएब जी, ये पूरा मामला जो है अगर पब्लिक लाइट में इस अंदाज में आता है कि हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है और इसमें एड्ज लेने की कोशिश यूनुस इस कदर कर रहे हैं कि वहां पर अल्पसंख्यकों को टारगेट करके उन्हें कहा जाए तो माइलेज मिल रहा है, उन्हें पॉलिटिकली और ज्यादा पावर बूस्ट मिल रहा है, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? हिंदू जो वहां पर रह रहे हैं, जिनके साथ इस तरीके की बर्बरता हो रही है, वो भी तो हमारे ही भाई बंधु है ना, उनकी रक्षा के लिए हमें ही आवाज उठानी है। देखिए रितु जी, बिल्कुल आपने बात सही कही। जब 1947 में मुल्क का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान बट गया और पाकिस्तान से निकला हुआ बांग्लादेश हमारे मुल्क है। वहाँ के हिंदू है, मुसलमान हो, ईसाई है, सब मेरे भाई हैं। लेकिन ऋतु जी, एक चीज हमेशा ख्याल रखिएगा कि जब सांप लाठी मांग रहा हो तो बांसुरी ना बजाइए, वरना पैर में काट के चला जाएगा। आप बताइए, मैंने हमेशा एक बात कही कि बांग्लादेश में जो हमारे मामला चल रहे हैं, अडानी जी लाइट दिए हुए हैं, लाइट कब आप काटेंगे? वहाँ के एम्बेसी आप यहाँ बंद कर दिए। अंबानी इस पर क्यों घिर जाते हैं? देश को यूनाइट क्यों नहीं होने दे रहे हैं? हिंदू मुसलमान, अडानी अंबानी, ये वाला राग क्यों गाने लग जाते हैं? मुस्लिम स्कॉलर की हैसियत से कनेक्ट हुए तो उनके साथ आवाज उठाइए ना, हिंदुओं के साथ। मैं हिंदू, मेरा राम है, मैं उनका लक्ष्मण हमेशा कहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि किसी को अगर आपको खत्म करना हो, जिक्र मत करिए, जिक्र करिएगा बढ़ जाएगा। वैसी आपने मुखातब किया, महाराज सड़कों पर आइए, ये वाला काम नहीं आएगा। नहीं, सुनिए, देखिए आप अपनी कमी नहीं बताना, हमें अपनी कमी तलाशी है ना। मेरा बेटा फेल हो गया, मैं दूसरे वर्ग फर्स्ट आया, उसकी बुराई कर रहा हूँ। मेरा बेटा फेल क्यों, ये तो देखना है। हमारे जो मामला बांग्लादेश में तो कब खत्म किए जाएंगे? अडानी लाइट करोड़ रुपए दे रहे, कब खत्म होगी? एम्बेसी कब बंद करी जाएगी? कब आ रहे मुस्लिम स्कॉलर? सड़कों पर आइए शोएब सिद्दीकी। मैं सड़कों पर आ रहा हूँ, मुझे कहाँ चलना बताइए? देखिए पूरी बात सुनिए, कमी को तलाशना चाहिए। मैंने ये बात कहा, बांग्लादेश में यूनुस सरकार पे कम से कम सख्ती से हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना चाहिए, बात करनी चाहिए, जो अब तक नहीं हुई है। हमारे कई हिंदू भाई वहां मारे गए, जलाए गए, कई मामले ऐसे हुए। मैंने हमेशा डिबेट में आपसे कहा कि हमारी मुल्क के वजीर आजम बहुत ताकतवर हैं, जिन्होंने ट्रम्प को ठंडा कर दिया, जो परेशान घूम रहे हैं लेकिन हिंदुस्तान को नहीं गिरा पा रहे हैं। चुटकी वाला है। ठीक है, संजीव जी से समझ लेते हैं इस चीज को। संजीव जी, देखिए बात जो मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ उठा रहे हैं वो ये उठा रहे हैं कि अगर हमें मदद करनी है तो स्टेप तो लेना पड़ेगा ना, इनिशिएट तो करना ही पड़ेगा। देखिए मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश में, और जो कि आप अपने प्रोग्राम का आपने टाइटल भी रखा है कि इस समय जो बांग्लादेश में ये हिंसा की जो सारी वारदातें हो रही हैं, उसका जो कारण ये है कि वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक इलेक्शंस को प्रभावित किया जाए, वहां पर समाज को वहां पर रेडिकलाइज किया जाए, उसको विभाजित किया जाए और राजनीतिक रोटियां उस आग में सेकी जाएं। तो उस आग को अभी वर्तमान समय में
अगर जो भी अगर जिम्मेदार पक्ष होगा उसको चाहेगा कि इस तरीके का ये फायदा ना ले पाए। लेकिन इतना मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से कि मेरे असेसमेंट के मुताबिक भारत की सरकार आने वाले समय में 12 फरवरी के बाद भी अगर ये हिंसा का दौर जारी रहेगा तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, यानी कि कुछ ना कुछ कार्रवाई जो है वो 12 फरवरी के बाद देखने को मिल सकती है। कई ऑप्शंस मौजूद हैं, सारे ऑप्शंस ऑन द टेबल जी। हैं और उस तरीके के सारे ऑप्शंस को एक्सरसाइज करते हुए ये जो नया भारत है हिंदू कम्युनिटी पर हो रहा है हम लोग को बर्दाश्त नहीं करेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। CAA का जो कानून बनाया गया था वो इसी वजह से बनाया गया था कि चाहे बांग्लादेश हो चाहे वो अन्य हमारे पड़ोसी राष्ट्र हो, पाकिस्तान हो, वहां पर जो प्रताड़ित हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो अन्य जो हैं, सभी लोगों को भारत में शरण दी जाएगी। लेकिन भारत में कितने लोगों को शरण देंगे संजीव सर, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिए। सुनील कौशिक जी से भी हम जान लेते हैं, उनका भी जवाब पूरा नहीं हो पाया। तो सुनील जी, फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, आपको लग रहा है कि भारत सरकार अगर बड़ा कदम उठाती है तो बांग्लादेश के साथ जो हिंदुओं की स्थिति है उसे सही करने में कुछ ना कुछ जरूर भारत की तरफ से योगदान दिया जाएगा? देखो, जब पड़ोसी मुल्क में जब ऐसी बातें होती हैं तो कूटनीतिक तरीके से इनके समाधान निकलते हैं और आप देखेंगे वहां पे कि तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान वहां बंद होने के कगार पर हैं। कई जगह से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन सीधा सीधा हस्तक्षेप करने का कोई मतलब नहीं है और इसलिए नहीं है कि तमाम सुबह से शाम तक हम लोग डिबेट में हैं। फिर एस जयशंकर क्या कर रहे थे बांग्लादेश में? वो क्या करने गए थे वहां पर? डिप्लोमेसी आप अगर कर रहे हैं, इस बूते पर कर रहे हैं कि आप सीधे सीधे नहीं कर सकते किसी को टारगेट, या सीधे सीधे आप नहीं इस मांग को उठा सकते, तो ये फिर तो फेलियर रहेगा। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन कुछ स्लीपर सेल हमारे यहाँ भी तो बैठे हुए हैं। अभी कल ही इस मुद्दे पर जब चर्चा हो रही थी तो एक चैनल पर एक मुस्लिम स्कॉलर कह रहे थे कि हमें यहाँ, आप हमारा यहाँ सहयोग कीजिए तो हम वहां आपका सहयोग करेंगे। तो इसका मतलब क्या था? तो ये प्रोपेगेंडा फैला कौन रहा है? सुनील कौशिक, एक मिनट, ये जो बात सामने आती है हिंदुओं का वहां पर जो उनके साथ जो बर्बरता हो रही है, जो नृशंस व्यवहार किया जा रहा है, वो हम एक तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ हम अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी को देखें, तो दोनों चीजें पैरेलली चल पाए, कहीं ना कहीं मिडिल ऑफ द लाइन भी तो निकलना होगा ना? नहीं, निकलना तो जब होगा, आप ये देखिए कि जो 18 साल से भगोड़ा घोषित हो उस देश में, जिसके खिलाफ 80 से ज्यादा FIR भ्रष्टाचार की हो, वो व्यक्ति 18 साल बाद जब लौटता है तो लाखों की संख्या में स्वागत करते हैं उसका लोग। तो उस देश से आप क्या अपेक्षा करेंगे कि एक भगोड़ा जो किसी पार्टी का कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष था, अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया और वो बांग्लादेश की जमीन पर जाता है तो लाखों की संख्या में उसका स्वागत होता है। तो क्या वहां की जो राजनीतिक स्थिरता के बीच में आप देखिए, जिस राष्ट्रपति को भागना पड़ा वो 2/3 से ज्यादा समर्थन था वहां की जनता का, 2/3 से ज्यादा सीटें उनको मिली थी लोग। ठीक है, शोएब सिद्दीकी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर, उनका रुख कर लेते हैं। शोएब, देखिए, कहीं ना कहीं जो सोच है वहां की वो साफ ये दर्शाती है कि कट्टरपंथी सोच हो गई है। वहां पर जो है कहा जा रहा है कि यहाँ जो हिंदू रहते हैं वो भारत की बात करते हैं, इसलिए इन्हें मार दो। साथ ही साथ शेख हसीना वाला भी एक पॉइंट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये कट्टरपंथी सोच की वजह से इस तरह की तस्वीर क्यों देखने को मिल रही है? देखिए आशीष भाई, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, अगर कट्टरपंथी की बात अगर होगी तो उनको उसी तरह काट दिया जाएगा, चाहे वो हिंदुस्तान में कोई हिंदुस्तान के खिलाफ बात करे, चाहे वहां मेरे हिंदू भाई को खिलाफ बात करे। लेकिन देखिए सर, होता आशीष भाई क्या है कि जो भी मुल्क आपका जो हमसाया होता है, मतलब यानी पड़ोसी मुल्क, चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, इनमें कुछ भी गतिविधियां अगर गड़बड़ होती हैं तो उस पर हमारे मुल्क को फर्क पड़ता है, पड़ना भी चाहिए। तो मैंने पहले भी मुल्क के वजीर आजम से बात कही थी कि यूनुस साहब जो है, चूंकि देखिए वो कारवाक क्या है, मतलब आप समझ रहे काट कल्लू है, जिस तरह लोग होते हैं उनका वहां कुछ चल नहीं रहा है। तो देखिए वहां फरवरी में इलेक्शन है, तो जाहिर सी बात रहमान साहब जो लौट के आए वो उस उम्मीद पर आए कि अगर मुल्क में हमारी सरकार बनती है तो मैं रहूंगा, वरना मैं इंग्लैंड वापस चला जाऊंगा। तो मुझे फरवरी तक रहमान के वजीर आजम बनने के लिए इंतजार नहीं करना है, मुझे कम से कम एक्शन लेना है। और जहां तक आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां हिंदू भाई मारा जा रहा है तो यहाँ के मुसलमानों को क्या रिएक्ट है, तो मैं आशीष भाई आपको चैनल से कहना चाह रहा हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया, कारवा बनता गया। गंगा जमुनी तहजीब को लेकर नहीं, एक मिनट, आपने कहा कारवा बनता गया, लेकिन हिंदुओं के बीच में, मुसलमानों के बीच में वो खाई भी तो पैदा होती चली गई।
हम लोग तो खाई देखिए, जब देखिए, अलग देखिए, हुए देखिए, देखिए, पाकिस्तान देखिए, से खाई और देखिए, बांग्लादेश जब पाकिस्तान से अलग हुआ, दोनों चीजों को आप देखिए, भारत अभी किस राह पर आगे चल रहा है। भारत विकास कर रहा है, पाकिस्तान कहाँ है और बांग्लादेश कहाँ है। जस्ट टेक इट एज सिंपल एज दिस। देखिए सवाल आप करती है, जवाब भी कम से कम ले लें। कभी Please. बीच में अगर आप बात काट देती है तो जहन से मैंने ठीक है, आपने सवाल किया, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम सुनने के लिए 30 सेकंड ले लें। मैंने आपसे एक बात कही कि यहाँ पे हिंदुस्तान में आम मुसलमान शोएब सिद्दीकी की तरह एक भी बता दिए जिसने बांग्लादेश में हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है और उसके खिलाफ आवाज ना उठाई हो, कोई नहीं मिलेगा, सियासी लीडर छोड़कर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मुल्क के वजीर आजम से कि हमारे हिंदू भाई जिस तरह वहां मारे जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं, और यूनुस साहब काट का उल्लू है, उनके पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है। आप बताइए वहां पे मेरे हिंदू भाई लाख होंगे, 10 लाख होंगे, 1000 जो भी होंगे, क्या उनकी आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं? यानी आप नजरअंदाज कर रहे हैं। तो इस नजरअंदाज करने के लिए हमारी आंखें जो है, देखिए ठीक है यहाँ शोएब स्टेट जी, लेवल के नजरअंदाज तो नहीं हो रहा है जी, नहीं समेत नहीं है सर, समेत नहीं सुनिए। है। माफी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को यहीं पे खत्म करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।